नमस्कार साथियों, उत्तराखंड दर्पण पर आप मुझे सुन रहे हैं। मेरा नाम है दिवाकर गोदिया। आज के इस अंक में आपका स्वागत है। साथियों, उत्तराखंड में नगर निकाय के चुनाव जोरों पर हैं और इसके लिए हर व्यक्ति जिसका किसी प्रकार से जनता में जनाधार है, राज्य के लोकप्रिय नेता, वे सभी जनसंपर्क में जुटे हैं कि किसी प्रकार से अपनी पार्टी को समर्थन दिलाना है, जीत दिलानी है। प्रदेश की दोनों पार्टियां जो महत्वपूर्ण हैं और जिन्होंने हर चुनाव में दिखाया है कि हम जनता की पहली पसंद हैं, कांग्रेस और भाजपा, दोनों के लिए ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। कांग्रेस के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि लोकसभा का चुनाव हारे, विधानसभा का चुनाव हारे, तो अब स्थिति यह है कि हम किसी प्रकार से इस स्थानीय सरकार के निर्माण में अपनी भूमिका को स्पष्ट करें और यहां पर यह पहल करें कि हम जो है जनता की अब जमीनी स्तर पर पहली पसंद बनते जा रहे हैं। एक ऐसा विचार, एक ऐसी सोच जनता के मस्तिष्क में पैदा करें आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कि देखिए अब जो है स्थानीय स्तर पर कांग्रेस मजबूत होती दिख रही है। तो कांग्रेस का यह उद्देश्य है, कांग्रेस के लिए इस चुनाव का यह मतलब है। तो जनता में कुल मिलाकर उस विचार को विकसित करना है कि हमने बीजेपी की जो योजनाएं हैं, सरकार की जो योजनाएं हैं, उसमें जो दोष हैं, उन दोषों को जन जन तक पहुंचाया है और जनता अब हमारी बात को समझने लगी है। इस चुनाव में जो नतीजा अगर कांग्रेस की तरफ है तो इससे यह स्पष्ट होगा, जहां जहां कांग्रेस की तरफ नतीजे आएंगे। बीजेपी के लिए जीत के लिए यह आवश्यक इसलिए है क्योंकि उसे जीत के माध्यम से यह प्रदर्शित करना है कि जनता में जो हमारी योजनाएं हैं वो जन जन तक पहुंच रही हैं, वो प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच रही हैं और हम सरकार हैं, हम सत्ता में हैं। जनता का विश्वास हम पर अब भी बरकरार है, जनता हम पर अब भी उतना ही विश्वास करती है और आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर हमारी दावेदारी अब भी उतनी ही मजबूत और प्रबल है। तो ये इस प्रकार से कुछ बातें सिद्ध हो जाएंगी चुनाव के नतीजों के साथ। साथियों, भारत में स्थानीय निकाय, स्थानीय स्वशासन को लेकर एक लंबा संघर्ष रहा और एक लंबी कहानी रही, यूं कहें तो ठीक रहेगा। 73 और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत में स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा प्राप्त होता है और यह 1992 की बात है। इससे पहले तक हम क्या कर रहे थे? देश में स्थानीय स्वशासन, जिसका क्या तात्पर्य है कि यानी गांव के व्यक्ति को, अंतिम व्यक्ति को अपने मूलभूत सुविधाओं को लेकर, मूलभूत मुद्दों को लेकर निर्णय की उसे शक्ति दी जाए, यही स्थानीय स्वशासन है। उसको अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए निर्णय लेने की शक्ति प्राप्त हो। स्थानीय स्वशासन का तात्पर्य ही यह है। तो आजादी जिसके लिए हमने प्राप्त की, हमें इतना लंबा समय आजादी के बाद भी क्यों लग गया कि स्थानीय स्वशासन 1992 में जाकर संवैधानिक दर्जा प्राप्त करता है और उसके बाद देश में नियमित रूप से जो है पंचायती राज हो या नगरीय निकाय हो, उसके चुनाव जो है कराए जाने लगे। स्थानीय स्वशासन, इसके दो भाग, अगर आप नगरों में रह रहे हैं तो नगरीय निकाय इसको कहते हैं और जो है अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो इसको पंचायती राज कहते हैं। दोनों के 3 स्तर। नगर निकाय में आप देखेंगे जो है नगर पंचायत, नगर पालिकाएं और नगर निगम, और ठीक उसी प्रकार से पंचायती राज में आप ग्राम पंचायत देखते हैं, क्षेत्र पंचायत देखते हैं और उसके बाद जो है जिला पंचायत देखते हैं। इसे जिला परिषद भी कहते हैं। अलग अलग जगह पर राज्यों के हिसाब से इनके नाम बदले हुए हो सकते हैं। और स्थानीय स्वशासन जो है भारत में 1992 में संवैधानिक दर्जा प्राप्त करता है। जानने का विषय यह है कि इससे पहले देश के संविधान में उसकी स्थिति क्या थी और हमारे राजनेता तब क्या कर रहे थे। क्यों जो है जनता को ग्रामीण स्तर पर और अंतिम छोर के व्यक्ति को अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए निर्णय लेने की अपने आप में शक्ति क्यों नहीं दी गई थी, ये जानने समझने का विषय है। तो पूरी इस कहानी को आज हम जो है इसके साथ जानेंगे। देखिए, भारत में यूं तो स्थानीय स्वशासन का जो इतिहास है ये बहुत प्राचीन है। वैदिक युग में भी आप जो है इस संबंध में चीजों को देखेंगे।
वैदिक युग से पहले भी ये चीज हो सकती थी। सिंधु घाटी सभ्यता इत्यादि हम पढ़ते हैं, लेकिन वहां जो लिखित साक्ष्य है, क्योंकि उसे पढ़ पाने में हम सक्षम नहीं हैं, इसलिए हमें नहीं मालूम कि वहां पर जो है स्थानीय स्तर पर शासन के लिए क्या विधि थी। लेकिन वैदिक युग में हम सभा, समिति और विधत को पढ़ते हैं। रामायण महाभारत हो और मौर्य काल में चाणक्य द्वारा लिखी अर्थशास्त्र में भी स्थानीय शासन को लेकर प्रमाण मिलते हैं। आगे आप आएंगे तो आपको जो है मध्यकाल में भी इसके प्रमाण मिलेंगे, सल्तनत काल हो या मुगल काल हो। हाँ, अंग्रेज जब भारत आए तो अंग्रेजों ने शुरुआती दौर में स्थानीय शासन के जितने भी निकाय थे उनको ध्वस्त किया, क्योंकि वे बिल्कुल नहीं चाहते थे कि स्थानीय निकाय जो हैं पल्लवित होते रहें, क्योंकि उन्हें पूरी शक्ति अपने हाथ में लेनी थी। तो उन्होंने शक्तियों का केंद्रीकरण किया। अंग्रेजों ने शक्तियों का केंद्रीकरण इसलिए ताकि वे अपनी मनमानी कर सकें। अगर वे ग्रामीण स्तर पर और स्थानीय स्तर पर लोगों को निर्णय लेने की शक्ति देते तो ये तो लोकतंत्र की भांति हो जाता। ऐसे में वे मनमानी कैसे कर पाते? तो उनके लिए आवश्यक था कि शक्तियों का केंद्रीकरण हो और पूरी तरह से गवर्नर जनरल के हाथ में शक्तियां हुआ करती थी। अंग्रेजों का ये जो सिलसिला था ये तब तक चलता रहा जब तक 1857 की क्रांति होती। 1857 की क्रांति के बाद कुछ उन्हें समझ आने लगता है कि भारत का जनमानस जो कुछ जागरूक हो रहा है, अब उसे यूं नहीं अपने साथ चलाया जा सकता है, उसे यूं बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता है, उसे सरकार में, शासन में, सत्ता में जो है उसको शक्ति देनी होगी, उसकी भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। तो यहां से उन्होंने कुछ प्रयास आरंभ किए और हम देखते हैं कि 1935 तक आते आते भारत शासन अधिनियम 1935 में हमने पाया कि वहां पर राज्य सूची का विषय था स्थानीय स्वशासन। अब इसके बाद आगे भारत आजाद हो जाता है और भारत आजाद होता है तो यहां से क्या हम सब कर रहे थे, क्या देश के नेता कर रहे थे कि जो है एक लंबे समय तक भी स्थानीय स्वशासन की जो व्यवस्थाएं हैं, पंचायती राज हो या नगर निकाय हो, ये नियमित रूप से देश में क्यों स्थापित नहीं हो पाए? ग्रामीण स्तर पर अंतिम छोर के व्यक्ति को क्यों जो है अपनी मूलभूत सुविधाओं को लेकर पूरी निर्णय लेने की शक्ति प्राप्त ना हो सकी? तो इस कहानी को अब हम समझते हैं। देखिए, जब देश आजाद हुआ, देश के पहले जो प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी बने, उनके कार्यकाल में इस संबंध में जो प्रयास हुए वो समझना भी आवश्यक है और उससे पहले इस बात को भी समझना आवश्यक है कि संविधान में इसको यानी पंचायती राज को और स्थानीय स्वशासन को क्या स्थिति दी गई। तो संविधान में संवैधानिक दर्जा इसे पूरा इसलिए नहीं प्राप्त था क्योंकि इसे जो रखा गया था वो अनुच्छेद 40 में रखा गया था। अनुच्छेद 40 में यह कहा गया कि राज्य जो है पंचायतों का गठन करेंगे, उन्हें शक्ति देंगे ताकि वे शासन की इकाई के तौर पर कार्य कर सकें। यह आर्टिकल 40 में लिखा गया। आर्टिकल 40 नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है। संविधान निर्माता जो हैं उन्होंने संविधान जो लिखा वो संविधान में बहुत सी बातें तो इस प्रकार की हैं, यानी लगभग सभी बातें इस प्रकार की हैं जिन्हें करना ही करना है। राज्य जो है बाध्य है उस कार्य को करने के लिए। जैसे न्यायपालिका निष्पक्ष हो, जैसे राज्य सरकार का गठन करना, जैसे विधानसभा के चुनाव होना, जैसे 5 साल का कार्यकाल जो है किसी सरकार का होना, ये सब तय है, निश्चित है। संविधान इस संबंध में विधि देता है। लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं, इस संबंध में आप ये नहीं कह सकते हैं कि इन्हें लागू करना ही करना है। ये निर्देश हैं और ये निर्देश हैं राज्यों के लिए कि आपको इस प्रकार से शासन करना है। आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं इस मामले में कि आर्टिकल 40 में लिखा हुआ है तो इस चीज को जो है लागू करवाइए, नहीं जा सकते, वो परिवर्तनीय नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट उसे लागू नहीं कर पाएगा। आर्टिकल 40 या नीति निर्देशक तत्वों में जो कुछ बातें लिखी गई हैं उन्हें आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर लागू नहीं करवा सकते हैं। ये होते हैं नीति निर्देशक तत्व। इनका महत्व तो यही है कि हमारे जो संविधान निर्माता थे ये बेहद दूरदृष्ट थे और उनका यही मानना था कि अभी हमारे पास वो संसाधन नहीं है कि हम सब कुछ भारत की जनता को दिला सकें, उनका हर हक उनको दिला सकें, हर प्रकार का अधिकार उन्हें दिला सकें।
लेकिन जिस दिन हमारे पास वे अधिकार होंगे, जब हमारे पास वे संसाधन होंगे, तो हम भारत की जनता को वो हक देंगे। जब वो संसाधन होंगे, उसके लिए नीति निर्देशक तत्वों में राज्य के लिए वो निर्देश दिए गए कि आपको भविष्य में इस दिशा में आगे बढ़ना है, आपको भारत की जनता के लिए ये सब कुछ करना है। तो वो निर्देशक तत्वों में वहां पर रख दिए गए। इसी प्रकार से आप भारत के संविधान की प्रस्तावना में भी बहुत सी ऐसी बातों को देखेंगे जिससे आप समझेंगे कि ये भारत की जनता को नहीं मिलता है, क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना भी परिवर्तनीय नहीं है। इसे भी आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर नहीं कह सकते हैं इसके बूते पर कि ये जो बातें लिखी हैं ये मुझे नहीं मिल रही हैं। संविधान की प्रस्तावना में लिखा है व्यक्ति की गरिमा में जीवन के बारे में कहा गया। अब व्यक्ति के गरिमा में जीवन का मतलब क्या है? उसका मतलब है कि व्यक्ति को अच्छा भोजन मिले। गरिमा में जीवन तो वही होगा, अच्छा मकान मिले, अच्छे वस्त्र मिले, अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले, अच्छी नौकरी मिले। क्या सब कुछ इंसानों को, क्या सब कुछ भारत के नागरिकों को मिल रहा है? नहीं। तो आप नहीं जा सकते हैं कि संविधान व्यक्ति की गरिमा में जीवन की बात करता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जाकर ये कहने लगे कि देखिए संविधान में लिखा है और मुझे नहीं मिल रहा है। संविधान की प्रस्तावना परिवर्तनीय नहीं है, उसे सुप्रीम कोर्ट उसमें लिखी हुई बातों को लागू नहीं करवा सकता। तो ये बातें कुछ इस प्रकार से। तो संविधान में जो पंचायती राज की कहें या स्थानीय स्वशासन की स्थिति कुछ इस प्रकार से थी कि ये राज्यों पर छोड़ दिया गया, राज्य सूची का विषय था स्थानीय स्वशासन, राज्यों पर छोड़ दिया गया कि आप चाहें तो इस काम को करें, ना चाहें तो ना करें, बाध्यकारी नहीं था। नेहरू जी के समय में जब वे प्रधानमंत्री रहे तो शुरुआत में आजादी के बाद ही एक जो है पंचायती राज एवं सामुदायिक विकास मंत्रालय बनाया गया। एक मंत्रालय था पंचायती राज को लेकर और उसके मंत्री थे एस.के. डे। तो ये मंत्रालय बनाया गया था जो कि पंचायती राज की दिशा में कार्य करेगा। नेहरू जी के कार्यकाल में 1952 में एक सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया, यह पंचायती राज को लेकर ही था। इसके बाद 1953 में जो है राष्ट्रीय प्रसार सेवा भी चलाई गई, यह भी जो है पंचायती राज को लेकर था। अब जब ये कार्यक्रम चलाए जा रहे थे तो इस कार्यक्रम को लेकर आगे समितियां बिठाई गई कि वो समितियां जांच करें कि ये कार्यक्रम जो ग्रामीण स्तर पर विकास के लिए चलाए जा रहे हैं ये सफल हैं या विफल हैं। अब जो ये योजनाएं थी, ये योजनाएं किसके लिए थी, उसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि गांव के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए लोगों की भागीदारी को तय करना, यानी गांव का जो सामाजिक और आर्थिक विकास होगा उसके लिए गांव के लोगों की भागीदारी को तय करना है, सुनिश्चित करना है। तो ये जो है इसका उद्देश्य था, ये जो योजनाएं नेहरू जी के कार्यकाल में चलाई गई थी। अब ये सफल रही या विफल रही इस बात को समझना जरूरी है। इसके लिए 1957 में एक समिति बिठाई गई, उस समिति का नाम था बलवंत राय मेहता समिति। आपने इस समिति का नाम जरूर सुना होगा, पंचायती राज में महत्वपूर्ण है। इस समिति ने कहा कि ये जो चीजें हैं, आपको अगर पंचायती राज की दिशा में कुछ अच्छा करना है, आपको ग्रामीण स्तर पर कुछ अच्छा करना है, तो आपको त्रिस्तरीय वहां पर पंचायतों का गठन करना होगा। क्योंकि देखिए नेहरू जी के द्वारा जो चलाई गई वो योजनाएं थी, सामुदायिक विकास कार्यक्रम हो, ये जो है विफल रही। विफल क्यों रही? क्योंकि जनता के हाथ में वास्तविक शक्तियां जो है सौंपी नहीं जा रही थी। पंचायत स्तर पर पंचायतों का गठन नहीं हो रहा था, जनता के हाथ में वास्तविक शक्ति नहीं दी जा रही थी। ये जो कार्यक्रम थे, ये जो चलाए जा रहे थे, ये कार्यक्रम चलाए जा रहे थे प्रशासकों के माध्यम से, यानी प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से, क्योंकि जनता के हाथ में पूरी स्पष्ट शक्ति जो है निर्णय लेने की दी नहीं गई थी, शासन की नहीं दी गई थी। इस वजह से विफल रहे। प्रशासनिक अधिकारी इसे चला रहे थे, तो यहां पर भ्रष्टाचार इत्यादि का भी मामला था, तो ये पूरी तरह से विफल रहे। इसकी जांच के लिए बलवंत राय मेहता समिति को बिठाया गया। जांच के लिए समिति ने जांच की और उन्होंने कहा कि इस तरह से काम नहीं चलेगा, आप एक काम कीजिए, आप जो है ग्रामीण स्तर पर आप जो है पंचायतों का गठन कीजिए। और उन्होंने ये बात कही कि 3 स्तर त्रिस्तरीय सरकार की वहां पर स्थानीय स्तर पर गठन की बात बलवंत राय मेहता में कही गई। उस समिति में ये जो है सिफारिशें की गई।
इस बात को एनडीसी ने इसको स्वीकृति दी और राज्यों को निर्देश करे कि 3 स्तरीय जो है पंचायतों का आप गठन करिए। अब देखिए, राज्य कभी नहीं चाहेंगे कि जो है उनकी शक्ति का विकेंद्रीकरण हो। एक तो इस देश में पहले से केंद्र सरकारें हैं, दूसरी राज्य सरकारें हैं। अब राज्य सरकारों को कहा जाए कि आप अपनी शक्तियों को बांटकर स्थानीय सरकारों का भी गठन करें, स्थानीय स्तर पर सरकारों को जो है शक्तियां सौंपें। तो राज्य कभी ये बात नहीं चाहेंगे। क्यों नहीं चाहेंगे? क्योंकि राज्यों को चाहिए, कोई भी व्यक्ति हो, सत्ता हो, सरकार हो, उसकी यह प्रवृत्ति है कि वो अपनी शक्तियों को बांटना नहीं चाहता। यही राज्यों के साथ भी था, तो राज्य इस पर ढिलाई करते थे। हालांकि 1959 में 1959 में राजस्थान के नागौर जिले से पंचायतों के गठन की शुरुआत हो गई। उस समय पर सारे देश में भी कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। तो नेहरू जी की जो केंद्र में सरकार थी कांग्रेस की, उसके अनुरोध पर और उसके कहने पर राज्यों में जितने भी कांग्रेस की उस समय पर सरकारें थी और कांग्रेस की ही सरकारें थी, उन सब ने भी जो है पंचायतों का गठन किया। काफी हद तक जो है इस पर कार्य हुआ, हालांकि ये उतना नियमित नहीं था। स्थितियां विकट तब हो गई जब 1962 में हमारा चीन के साथ युद्ध हो गया। तो इस दिशा में उतना ही हम लोग जो है ध्यान नहीं दे पाए। 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हो गया। 1971 में एक बार फिर से हमारा पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश को लेकर युद्ध हो गया। और 1975 में इंदिरा गांधी जी के समय पर जो है आपातकाल लगा। तो इस प्रकार के जो कुछ घटनाक्रम थे, इसने पंचायतों के गठन तो ठीक है, लेकिन उस पर इतना ध्यान जो है नहीं दे पाई सरकारें देश में जो है। क्योंकि अगर आपको जो है जो महत्वपूर्ण कार्य है, युद्ध है, तो युद्ध में ही पूरी की पूरी शक्ति, एनर्जी और सारा विचार युद्ध में ही लग जाता है। आप नहीं उस समय पर इस संबंध में सोच सकते हैं कि ग्रामीण स्तर पर हमको एक सरकार बनानी है। सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है युद्ध की स्थिति में। तो देश में युद्ध था, आपातकाल जैसी स्थिति थी, तो इस वजह से पंचायतों के गठन को लेकर तो चीजें जो थी वो यूं ही दब कर रह गई। आपातकाल के बाद इंदिरा गांधी जी चुनाव हार जाती हैं और पहली बार एक गैर कांग्रेसी सरकार बनती है मोरारजी देसाई जी के नेतृत्व में। मोरारजी देसाई जी प्रधानमंत्री बनते हैं। अब इस सरकार में भी पंचायतों को लेकर, स्थानीय स्वशासन को लेकर कार्य होता है। वो क्या था? इन्होंने जो है बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा दी गई सिफारिशों को तो रहने दिया, इन्होंने जो है एक नई समिति का गठन किया और ये समिति थी अशोक मेहता समिति। 1977 में इस समिति का गठन किया और इस समिति ने जो रिपोर्ट पेश की, इसने 2 स्तर की सरकार के गठन की बात की। और इस समिति ने तो एक बात यह भी की कि आपको दलगत राजनीति यहां पर करनी चाहिए, दलीय जो है चुनाव यहां पर कराए जाने चाहिए। यानी चुनाव में जो राजनीतिक दल हैं वो टिकट बांटे, जैसे आप इस समय पर नगर निकाय के चुनाव में देखते हैं। तो ग्रामीण स्तर पर भी ये हो, स्थानीय स्वशासन में जो है राजनीति जो है उसमें सीधे सीधे राजनीतिक पार्टियों का हस्तक्षेप हो, दलीय राजनीति हो, ये उनका कहना था। क्योंकि सरकार गिर गई तो इसमें जो बात कही गई ये कुछ भी जो है स्वीकृत न हो सकी, ये किसी प्रकार से इसमें कही गई बातें आगे न बढ़ सकी। इसके बाद आगे जो है एक बार फिर से इंदिरा गांधी जी की सरकार बनती है और उनकी हत्या हो जाती है। उनकी हत्या हो जाने के बाद इंदिरा गांधी जी के बाद जो है राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बनते हैं। राजीव गांधी जी के कार्यकाल में बहुत अधिक काम पंचायती राज को लेकर, स्थानीय स्वशासन को लेकर हुए, ये बात आपने सुनी होगी। ये बात इसलिए होती है क्योंकि उनके समय पर 4 तो समितियां ही इससे संबंधित बनाई गई। 4 समितियां आई। एक समिति बनती है, अपनी सिफारिशें देती है, दूसरी समिति बनती है, अपनी सिफारिशें देती है। तो 4 समितियां उनके समय पर बनी। पहली समिति बनी जीवीके राव समिति। इस समिति में जो है कुछ बातें की गई और इसी प्रकार की बातें कि आपको जो है पंचायतों का गठन करना चाहिए, स्थानीय स्तर पर सरकार बनानी चाहिए, आपको जो है आरक्षण देना चाहिए, वहां पर चुनाव करवाने के लिए नियमित चुनाव होने चाहिए। इस तरह की बातें वहां पर की गई। इसके बाद जो है LM सिंघवी समिति अपनी रिपोर्ट पेश करती है और पहली बार अगर हम जो पढ़ते हैं
पहली बार संवैधानिक दर्जा दिए जाने की बात जो है एल.एम. सिंघवी समिति द्वारा की गई। संवैधानिक दर्जा दिए जाने की बात का मतलब क्या है कि जो पंचायती राज है, स्थानीय स्वशासन को लेकर जो बात है, इसे संविधान में इस प्रकार से रखा जाए कि सभी राज्यों के लिए यह बाध्यकारी हो जाए कि राज्यों को यह करना ही करना है, नियमित रूप से चुनाव करवाना ही करवाना है, स्थानीय स्तर पर सरकार का गठन करना ही करना है। तो ये है जो है एल.एम. सिंघवी समिति। उन्होंने कहा कि संवैधानिक दर्जा दीजिए, इसके लिए कार्य कीजिए। इसके बाद भी एक बार फिर से जो है थुंगन समिति आती है, फिर गडगिल समिति आती है। तो ये चारों जो हैं राजीव गांधी जी के समय पर आते हैं, एक साल के अंतर। तो गडगिल समिति में जो कुछ बातें थी, आज के पंचायती राज में, स्थानीय स्वशासन में सारी की सारी जिस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं वो गडगिल समिति में कही गई बातों के अनुसार ही है। गडगिल समिति में सब कुछ वैसा है जो आज आप देखते हैं पंचायतों के, नगरों के जो है नगर निकाय के गठन में। आप जो कुछ देखते हैं वो सब कुछ गडगिल समिति के द्वारा प्रस्तुत किया गया। चाहे वो जो है राज्य में एक पृथक वित्त आयोग की बात हो, वो जो है राज्य में एक पृथक निर्वाचन आयोग की बात हो, ये सब बातें गडगिल समिति में की गई। संवैधानिक दर्जे की तो की गई, आरक्षण की गई, नियमित चुनाव की बात की गई। तो ये सब चीजें जो हैं वहां पर बात की गई और राजीव गांधी जी ने इसके लिए प्रयास किया। वो संशोधन का बिल लेकर आए, लेकिन ये संशोधन लोकसभा में तो पास हुआ पंचायतों के गठन को लेकर और जो है नगर निकायों के गठन को लेकर। उन्होंने इसके लिए वो लेकर आए एक बिल, लेकिन ये बिल लोकसभा में तो पास हुआ लेकिन राज्यसभा में गिर गया। ये राज्यसभा में पास नहीं हो सका और इसकी वजह से ये रुक गया यहाँ पर काम। इसके बाद राजीव गांधी जी की हत्या हो जाती है। तो अंतिम रूप से अब देखिए, एक प्रयास वीपी सिंह जी की सरकार भी बीच में रहती है, उन्होंने भी एक प्रयास किया कि उन्होंने मुख्यमंत्रियों को एक साथ बुलाया, सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को, और उनसे विमर्श किया कि चलिए ये करते हैं, पंचायतों का, नगरों के निकायों का इसका गठन करते हैं, स्थानीय स्तर पर, तीसरे स्तर पर एक सरकार का गठन करते हैं। लेकिन बात नहीं बन पाई और उनकी सरकार थोड़े से समय के लिए तो थी, तो वो आगे इस पर कार्रवाई न कर सके। अब अंतिम रूप से कार्य इस पर होता है नरसिम्हा राव जी की सरकार में। तो नरसिम्हा राव जी की सरकार में एक संशोधन लाया जाता है, संशोधन के लिए बिल लाया जाता है जो 73 और 74वां संविधान संशोधन था, और इसके माध्यम से स्थानीय स्वशासन को, पंचायती राज को, नगर पालिकाओं को जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया कि अब राज्य बाध्यकारी हैं कि उन्हें नियमित रूप से चुनाव करवाने होंगे और पंचायतों का, तीसरे स्तर पर सरकारों का गठन करना होगा, नियमित रूप से करना होगा। 5 वर्ष कार्यकाल नियमित होगा, 5 वर्ष के बाद चुनाव करवाने होंगे, प्रावधान निश्चित होंगे, राज्यों को इसे गंभीरता से लेना होगा और ये काम करना ही करना होगा। तो आखिर में जाकर यहां ये कार्य हो पाता है। तो एक लंबा जो है इसमें समय लगता है। 73 और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में ये आर्टिकल 243 में रखे गए विषय हैं। आर्टिकल 243 में ये चीजें हैं, अब पंचायती राज हो या नगर निकाय हो। और भारत के संविधान में अनुसूची भी इसके लिए जोड़ी गई, पंचायतों को लेकर अनुसूची 11 और नगर पालिकाओं को लेकर अनुसूची 12 इसको जोड़ा गया। तो 24 अप्रैल 1993 से पंचायतों के गठन को लेकर ये चीजें लागू हो गई और 24 अप्रैल को हम पंचायत राज दिवस के तौर पर भी मनाते हैं। और 1 जून 1993 से नगर निकाय को लेकर ये जो है, इसके गठन को लेकर ये लागू हो गया। ये अधिनियम जो है यहां से लागू हो गया। तो साथियों, इसके लिए एक लंबा संघर्ष रहा, एक लंबा समय, लंबा विचार विमर्श, और जनमानस को जमीनी स्तर पर अपनी मूलभूत सुविधाओं को लेकर जो एक शक्ति प्राप्त होनी थी, उसको एक लंबा समय आजादी के बाद भी हमें देखना पड़ा। और आज हम देखते हैं नियमित रूप से चुनाव होते हैं और इसमें जो है जनमानस को जमीनी स्तर पर अपने नेता को चुनने का अधिकार प्राप्त होता है, जमीनी स्तर पर एक जो है सरकार के गठन का अधिकार प्राप्त होता है। तो स्थानीय स्वशासन को देखिए, आजादी के समय पर संविधान में रखने को लेकर, संवैधानिक दर्जा देने को लेकर चर्चा हुई, विमर्श हुआ। अब यहां पर यह बात क्यों नहीं बन पाई? हमारे संविधान निर्माता
क्यों नहीं वहां पर उन्होंने जो है इसको संवैधानिक दर्जा दे दिया? इसे नीति निर्देशक तत्वों में क्यों रखा? संवैधानिक दर्जा दे देते, राज्यों को बाध्यकारी ढंग से यह काम करना ही होता, लेकिन ऐसा क्यों नहीं किया गया? देखिए, विचार जो है ये पैदा होता है गांधी जी से कि गांव जो है किसी देश के विकास के आधार हैं, इसलिए गांव को शक्तियां देनी होंगी। ये गांधी जी का विचार था। संविधान सभा में गांधी जी तो नहीं थे, लेकिन उनके गांधीवादी विचार को मानने वाले लोग वहां थे। तो पंचायतों को, स्थानीय सरकारों को गठन को लेकर, संवैधानिक दर्जा देने को लेकर दो खेमे वहां पर बट गए। एक का कहना था हां, एक का कहना था ना। वे थे गांधीवादी और अंबेडकरवादी। गांधीवादियों का कहना था कि संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए, पंचायतों का गठन होना चाहिए, नगर निकायों का गठन होना चाहिए। उनका कहना था कि जो है ग्रामीण स्तर पर उनको अपनी मूलभूत आवश्यकताओं, सुविधाओं को लेकर निर्णय लेने की आजादी दी जानी चाहिए। लेकिन अंबेडकरवादी इस संबंध में उनका कहना था नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब आप कहेंगे अंबेडकर जी तो इतने बुद्धिजीवी, इतने बुद्धिमान, जिन्हें हम संविधान का निर्माता कहते हैं, वो ऐसी बात क्यों करेंगे? तो इसके पीछे तर्क सुनिए। उनका कहना था कि देखिए, वो आजादी के समय की बात है। उनका कहना था कि आज भारत के जनमानस में राजनीतिक चेतना लगभग शून्य है। शिक्षा भी भारत में कोई इतनी अच्छी प्रसारित नहीं थी, लोग शिक्षित नहीं थे, राजनीतिक चेतना लोगों में शून्य थी। उनका कहना था कि ग्रामीण स्तर पर यदि हम लोगों को ये शक्ति देंगे तो ग्रामीण स्तर पर जो नेता बनकर आएगा वो तो लोगों का शोषण करेगा, वो तो सभी का शोषण करेगा। और जो पिछड़े हैं, जो महिलाएं हैं, उनका तो और भी शोषण होगा, क्योंकि जिस व्यक्ति को हम शक्ति दे रहे हैं उन्होंने अगर किसी को शासन करते हुए देखा भी है तो अंग्रेजों को देखा है, और उन्हें पता ही है कि शासन ऐसे ही होता है, तो वो तो जनमानस का शोषण करेंगे। तो इस आधार पर उनका कहना था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ग्रामीण स्तर पर हो या नगरों पर हो, एक जो है स्थानीय स्तर की सरकार का गठन करना ठीक नहीं है। ये अभी गठन करना इसका ठीक नहीं है, इसीलिए इसको नीति निर्देशक तत्वों में रखा गया कि आगे भविष्य में जब स्थितियां अच्छी हो जाएंगी तब जो है इसे हम लोग इसको संवैधानिक दर्जा देंगे, इसलिए उसको नीति निर्देशक तत्वों में रखा गया था। और भी ऐसी कई बातें नीति निर्देशक तत्वों में रखी गई हैं, जिन्हें भविष्य के साथ हम लोग जो है, जब हमारे पास संसाधन होंगे, जब हमारे पास ऐसी स्थितियां होंगी तो हम उन्हें जो है लागू कर सकेंगे। देखिए, स्थानीय जो स्वशासन है, स्थानीय स्वशासन ये तृणमूल तक लोकतंत्र को लेकर जाता है। तृणमूल का तात्पर्य है घास के मूल तक, यानी जड़ तक, ग्रास रूट डेमोक्रेसी। ग्रास रूट डेमोक्रेसी का मतलब है, देखिए घास तो ऊपर होती है लेकिन जड़ जमीन के नीचे होती है, तो जमीन के नीचे तक लोकतंत्र को ले जाना। लोकतंत्र क्या है? आप और हम जो है मिलकर मतदान करते हैं, एक सरकार का गठन करते हैं। सरकार क्या है? एक व्यवस्था है, और किसके लिए? हमारे लिए। तो हम जो है एक व्यवस्था को बनाते हैं, किसके लिए? अपने पर ही शासन करने के लिए। ये लोकतंत्र है। हम एक व्यवस्था को बनाते हैं, उस व्यवस्था को हम ही जन्म देते हैं, और किसके लिए? अपने पर ही शासन करने के लिए। यह है लोकतंत्र। और इस लोकतंत्र को तृणमूल तक, यानी जमीनी स्तर तक लेकर जाने का काम करता है स्थानीय स्वशासन। ये तीसरे स्तर की सरकार, स्थानीय सरकारें ये काम करती हैं। इसके अलावा आपको ये भी जानना चाहिए कि स्थानीय स्वशासन भारत में सहभागिता मूलक लोकतंत्र की स्थापना करता है। अब आप कहेंगे सहभागिता मूलक लोकतंत्र क्या है? पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी क्या है? ये जो है एक साथ मिलकर अपने मुद्दों पर स्वयं निर्णय लेने की ये वो संकल्पना है। इस देश में अगर आप देखें, लोकसभा का चुनाव हो, लोकसभा हो या हो विधानसभा, हम वहां पर अपने प्रतिनिधि को भेजते हैं, हम स्वयं नहीं जाते। हम थोड़े ना वहां पर जो बिल है उस पर हम अपने विचार प्रकट थोड़े ना करते हैं, ना ही हम उस बिल पर मत देते हैं। हम किसे भेजते हैं? अपने प्रतिनिधि को चुनकर भेजते हैं। तो लोकसभा हो यानी केंद्र की सरकार हो, या विधानसभा हो या राज्य की सरकार हो, दोनों में प्रतिनिधि को भेजकर हम अपने मुद्दों, अपनी बातों को पहुंचाते हैं। यह है प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र। लेकिन स्थानीय सरकार में आप देखें, ग्राम स्तर पर ग्राम सभा क्या है? गांव के सभी लोग, वो जो मतदाता हैं और वो व्यक्ति जो प्रतिनिधि चुना जा रहा है, वो सब मिलकर ग्राम सभा का निर्माण करते हैं।
और इसमें बैठक का प्रावधान है। तो वो मिलकर बैठक में ये तय करते हैं कि हमारी मूलभूत आवश्यकताएं क्या हैं, हमें किस दिशा में आगे बढ़ना है। सभी लोगों की सहभागिता होती, वो तय करते हैं कि किसके घर से किसके घर तक रास्ता जाएगा, रास्ता बनेगा। वो तय करते हैं कि कहाँ पर जो है पानी की व्यवस्था होगी, कहाँ पर पानी का नलका लगेगा। वो तय करते हैं जो बजट है उस बजट को, उस पर क्या काम करना है, ये वो मिलकर तय करते हैं। ये है सहभागिता मूलक लोकतंत्र। तो भारत में सहभागिता मूलक लोकतंत्र की स्थापना करता है स्थानीय सरकार, स्थानीय स्वशासन।